हेलो दोस्तों, मैं इंजीनियर मुकेश जाखड़ एसएससी सिलेक्टेड जो पिछले काफ़ी वर्षों से विभिन्न कोचिंगों में मैथ्स और रीजनिंग की सेवाएं दे रहा हूं। मैं तमाम भारतीय प्रतियोगी विद्यार्थियों के लिए एक रीजनिंग का स्पेशल बैच लेकर आ रहा हूं जो सभी प्रतियोगी विद्यार्थियों के लिए एक वरदान साबित होगा। ये जो स्पेशल बैच है, आप किसी भी प्रतियोगिता एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी कंपटीशन का पेपर दे रहे हो, चाहे वो एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, आरएस हो, आईएएस का पेपर हो या अदर कोई भी पेपर, सभी के लिए 100% आपका कारगर साबित होगा। आज अपन इस स्पेशल बैच का क्या पाठ्यक्रम है उसको लेकर चर्चा करते हैं कि सिलेबस में किस तरीके से क्वेश्चन रूप तैयार होते हैं। तो चलो चलते हैं पाठ्यक्रम की। इस रीजनिंग की अगर अपन बात करते हैं तो मूल रूप से रीजनिंग के पेपर होते हैं, क्वेश्चंस जो होते हैं, अपन को लगता है ऐसा है कि क्वेश्चन रीजनिंग का बहुत आसान है, लेकिन क्वेश्चन आसान तो लगता है, उसकी भाषा की वजह से अपन क्वेश्चन को गलत कर जाते हैं। उन सब चीज़ों का अपन ध्यान रखेंगे, उन चीज़ों के बारे में क्लियर करेंगे। और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि जिस तरीके से ऑफलाइन में बच्चों ने पढ़ के रीजनिंग का 100% रिजल्ट बनाया है, उसी तरीके से आप ऑनलाइन ये क्लासें लेकर आप भी रीजनिंग में 100% होंगे। तो रीजनिंग का सिलेबस किस तरीके से है, उसमें क्या क्या रूप है, कौन से पेपर, देखो वैसे अगर अपन आज बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग एक ऐसा पार्ट हो गया है जो सभी कंपटीशन पेपर में, प्रतियोगी परीक्षाओं में सब्जेक्ट के रूप में जुड़ गया है। आप अगर एसएससी की बात करते हैं, रीजनिंग का रोल हो गया है। अगर आप एसएससी के अलावा बात करते हैं बैंक की, तो बैंक में रीजनिंग का रोल आ गया। आप आरएस का पेपर दीजिए, आप रेलवे का पेपर दीजिए, आप राजस्थान पुलिस आरपी का पेपर दीजिए, आप पटवार का पेपर दीजिए या अदर कोई भी पेपर दीजिए, आपको रीजनिंग लगभग हर जगह मिलेगी। तो उस रीजनिंग का पाठ्यक्रम रूप अपन देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हैं। तो मैं कंप्लीट पाठ्यक्रम की बात करूंगा, वो किसी पर्टिकुलर एक प्रतियोगिता परीक्षा के लिए नहीं, कंप्लीटली सभी के लिए। अगर वो सिलेबस अपना कंप्लीट होता है तो रीजनिंग आपकी पूर्णतः 100% क्लियर हो जाएगी। तो देखते हैं अपना वो पाठ्यक्रम क्या है। देखो, रीजनिंग का ये जो मैं सिलेबस नोट कर रहा हूं, अगर आप उसको देखोगे तो रीजनिंग का मूल रूप अपन कह सकते हैं 2 भागों में बांटी गई है। एक रीजनिंग होती है आपकी भाषित और एक होती है अभाषित। यूं कहें कि एक वर्बल और एक नॉन वर्बल। वर्बल रीजनिंग जो है आपकी, उस वर्बल रीजनिंग को 3 भागों में अपन और तोड़ते हैं। और वो 3 भाग हैं, आपका जनरल पार्ट होता है, लॉजिकल रीजनिंग होती है, एडवांस रीजनिंग का पार्ट होता है। तो उन टॉपिक में कौन कौन से टॉपिक आते हैं, तो देखो एक एक टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो पहला टॉपिक है अपना अल्फाबेट टेस्ट। आपकी जो अंग्रेजी वर्णमाला है उस पर आधारित क्वेश्चन है। आप किसी भी पेपर में देख लीजिए, अल्फाबेट पे क्वेश्चन बनते हैं। दूसरा आपका जो टॉपिक है वो है रैंकिंग टेस्ट। रैंकिंग टेस्ट भी आपको हर जगह मिलता है, यानी किसी कक्षा में उसका ऊपर से 10वां स्थान है, नीचे से 15वां स्थान है, कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, इस तरीके के जो क्वेश्चन आते हैं वो रैंकिंग टेस्ट में आते हैं। इन 2 टॉपिकों के क्वेश्चन में यूँ कह सकते हैं विजातीय छांटना। 4 पद होंगे, उनमें एक भिन्न होगा, उस भिन्न को निकालना है।
एक अलग पद को छांटना है। या फिर आपने ऐसे क्वेश्चन भी देखे होंगे कि जयपुर है, राजस्थान है, फिर अनुपात दे रखा है, फिर आगे दे रखा है यूपी दे रखा है, तो उस जगह पे क्या आएगा, जो कि इतना इजी क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन कहने का मतलब इस तरीके से क्वेश्चन अनुपात समानुपात ऑर्डर में भी क्वेश्चन आते हैं, वो पार्ट आपका इसमें आ जाता है दोनों। इसके बाद में सीरीज के क्वेश्चन निकलते हैं। निश्चित रूप से कोई पेपर ही नहीं बना ऐसा जिसमें सीरीज का क्वेश्चन नहीं आता, हर जगह सीरीज आते हैं। फिर कूट भाषा, कोडिंग डिकोडिंग पर आधारित क्वेश्चन है। अगला जो टॉपिक है वो ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध पर आधारित क्वेश्चन। नेक्स्ट डायरेक्शन पर आधारित, दायां गया बायां गया, अब बताओ किधर देख रहा है। घन आधारित की क्वेश्चंस। इसके बाद में पास से डैश के ऊपर दो टॉपिक आपके होते हैं, वो है समय पर आधारित, और वो दो समय पर आधारित टॉपिक हैं, एक तो क्लॉक और एक कैलेंडर। इसके बाद में आपका वर्ड फॉर्मेट होता है, शब्दों के द्वारा कौन कौन से शब्द का निर्माण हो सकता है। ये यूँ कहें कि एक तरह से वर्ड फॉर्मेट वाला पार्ट अल्फाबेट का हिस्सा होता है। इसके बाद में मिसिंग टर्म्स होते हैं, कोई नंबर संख्या मैट्रिक्स का जो पार्ट होता है, कोई पद क्वेश्चन मार्क दिया गया होता है, वो आपको छांटना होता है। वर्ड मास नियम, मैथमेटिक ऑपरेशंस पर आधारित, गणितीय संक्रियाएं जो कहें, गणितीय संक्रियाओं पर आधारित क्वेश्चंस। इसके बाद में आपकी आती है अर्थमेटिक रीजनिंग। अर्थमेटिक रीजनिंग के अंदर आपका होगा विविध टाइप के जो क्वेश्चंस है, कि एक समूह था जिसमें 60 पैर थे, 20 खोपड़ियां थी, बताओ कबूतर कितने हैं, गाय कितनी है, ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे ना। हाँ, तो वो टाइप सारे क्वेश्चंस इसमें आएंगे। आयु पर आधारित जो क्वेश्चंस होते हैं, परिवार के मेंबर गिनना है, एक माता पिता हैं, पुत्र हैं, बताओ कितने बच्चे हैं, इस तरीके के जो क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे इससे में आएंगे। लॉजिकली ऑर्डर में जमाना वर्ड को, यानी यूं कहें डिक्शनरी ऑर्डर में शब्दों को शब्दकोश के अकॉर्डिंग व्यवस्थित करना, या यूं कहें शब्दों को एक लॉजिकली ऑर्डर में जमाना। जैसे पेड़ है, तना है, पत्ती है, फूल फल हैं, उनको कंटिन्यूटी क्रम में आपको जमाना है। इसके बाद में आपकी आती है लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग की अगर अपन बात करते हैं तो लॉजिकल रीजनिंग के अंदर आपका क्या होगा, सबसे मेन जो पार्ट आता है वो होता है न्याय निगमन, न्याय वाक्य। इसी का एक और पार्ट बनता है वेन डायग्राम और लॉजिकली वेन डायग्राम, तार्किक वेन आरेख। ये दो टॉपिक आते हैं इसमें। इसके बाद में अगला है, ये जो पूरा पार्ट आता है, बाकी शेष जो है वो स्टेटमेंट पर आधारित है। एक स्टेटमेंट दिया जाएगा, उसके ऊपर आपके कंक्लूजन्स होते हैं, निष्कर्ष होते हैं, अजम्पशंस होती हैं, पूर्व धारणाएं होती हैं, मान्यताएं होती हैं, कोर्स ऑफ एक्शन होता है, आपको उस स्टेटमेंट पे क्या कार्रवाई करनी है, उस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। वो सारा का सारा पार्ट लॉजिकल रीजनिंग में आता है। वैसे यूं कह सकते हो आप, लॉजिकल रीजनिंग जो है एक एडवांस रीजनिंग का ही पार्ट है। और ये जो पार्ट है आजकल के पेपरों में देखेंगे तो बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। इसके बाद में मैं आगे बढ़ूं, आर्टिकुलर पार्ट में जाऊं तो ये जो पार्ट देख रहे हो, ये लगभग पार्ट वो है जो मेंस आपका बैंक का जो मेंस पेपर है उसमें निश्चित रूप से हर में क्वेश्चन बनते हैं, और रेलवे एसएससी में भी इनके क्वेश्चन निकलते हैं। एक टॉपिक है आपका इनपुट आउटपुट का। इसके बाद एक असमानता, जो यूं कहें चिन्ह निष्कर्ष, ग्रेटर देन इक्वल है, लेस देन इक्वल है, इस तरीके के स्टेटमेंट होते हैं, उनके बारे में क्वेश्चन बनते हैं। वो असमानताओं पर आधारित क्वेश्चन बनते हैं। पजल एक सिटिंग अरेंजमेंट का बहुत बड़ा पार्ट होता है जिसमें मिक्स क्वेश्चंस बनते हैं, ये पजल हो गया। इसके बाद सिटिंग अरेंजमेंट का 5 व्यक्ति, 6 व्यक्ति, 8 व्यक्ति एक गोल मेज पे बैठे हैं, वो उसके दायां वो उसके बायां है। उन 8 व्यक्तियों में से कोई पेशे का है, कोई डॉक्टर है, कोई वकील है। उन तरीके के जो क्वेश्चन आते हैं वो सिटिंग अरेंजमेंट हो गए। तो इस तरीके से आपका वर्बल रीजनिंग का पार्ट ये होता है। वर्बल के बाद में नॉन वर्बल की तरफ अगर अपन बढ़ते हैं तो नॉन वर्बल में देखेंगे तो ये नॉन वर्बल पार्ट वो है जो चित्रों वाले क्वेश्चंस बनते हैं। इनको केवल आपको देखकर ही हल करना है।
इसमें ना कोई कैलकुलेशन है, ना कोई सूत्र है, केवल चित्र देखा उत्तर। यानी यूं कहें ये पढ़े लिखे लोगों की बातें दी, ये बिना पढ़े लिखा भी इंसान कर सकता है, क्योंकि पढ़ना तो है ही नहीं उसको, चित्र देखना और उत्तर लगाना है। अब वो चित्र देखने की स्थितियां कैसे बनती हैं, किस किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, तो दो टॉपिक हैं, एक तो पेपर कटिंग और एक पेपर फोल्डिंग। ऐसे ही दो क्वेश्चन हैं आपके वाटर इमेज, मिरर इमेज, दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब पर आधारित क्वेश्चंस। इसके बाद इसमें सीरीज आती है, आपको एक आकृति दी जाती है कि और उसका अगला पद आपको बताना होता है। ठीक ऐसा ही पार्ट इसमें भी आता है, जो विजातीय छांटने वाले 4 आकृतियां दी गई होती हैं, चित्र दिए गए होते हैं, उनमें कुछ भिन्न होते हैं, कुछ समानताएं आपको ढूंढनी होती हैं, उसके आधार पर क्वेश्चंस बनते हैं। इसके साथ अगर अपन देखें तो एक आकृति पूरी करना होता है, कंप्लीट आकृति करना है, और मैट्रिक्स और वर्गीकरण पर आधारित क्वेश्चन आते हैं। एक समूहीकरण किया जाता है कि ये 2 आकृतियां एक जैसी हैं, ये 2 आकृतियां एक जैसी हैं, मैट्रिक्स में अगला रूप क्या बनेगा। तो ये नॉन वर्बल का पार्ट है। तो इस तरीके से मैं यूं कहूं कि कंप्लीट रीजनिंग की अगर अपन बात करें तो वर्बल और नॉन वर्बल में लगभग अपन 40 टॉपिकों के आसपास पढ़ेंगे, तब जाके आपकी रीजनिंग कंप्लीट होती है। रीजनिंग के साथ ही मैं आपको थोड़ा सा, इसलिए कि काफ़ी वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ विद्यार्थियों की ये घटना मेरे सामने खूब आती है। खूब स्टूडेंट फ़ोन करके भी बोलते रहते हैं कि सर पढ़ने की कोशिश करते हैं पर रुचि नहीं होती, लगाव ही नहीं होता, मूड नहीं करता। अब ये लगाव, मूड, ये क्या स्थिति है। तो देखो विद्वानों, अगर अपन बात करें नौकरी को लेकर, तो नौकरी इतनी आसान नहीं है इस कंपटीशन के ज़माने में। उस हर एक पार्ट को आपको मजबूत करना पड़ेगा, तब जाके रीजनिंग के अंदर अपन कुछ कर सकते हैं। रीजनिंग में नहीं, सभी सब्जेक्टों में अपन ऐसे मैथ्स हो, चाहे जीके हो, इंग्लिश हो, सभी पार्ट में अपन इसी तरीके से मेहनत करें कि उसका 100% अपन हासिल करने की कोशिश करें, तब जाके अपन को नौकरियां मिलती हैं। देखो यूं बोलते हैं ना कि 4 धाम की यात्रा पे जाना है जिससे अपन मुकाम हासिल कर सके। ऐसा कहा करते हैं कि भाई अपन सब कुछ कर लिया, अब तो बस मुक्ति मिल जाए, बहुत अच्छा हो जाए, अपन लक्ष्य तक पहुंच जाएं, उसके लिए 4 धाम की यात्रा कर लेते हैं। लेकिन सरकारी नौकरी तो 4 धाम से भी नहीं विद्वानों, 5 धाम की यात्रा करने से मिलती है। कैसे समझते हैं? एक तरीके से, जो 5 धाम है आप नौकरी का, उसमें से पहला धाम है आपका कोचिंग। कोचिंग के धाम से आप बढ़ते हो, इस स्टेप से निकलते हो, फिर आपको जरूरत है नोट्स की। नोट्स के बाद तीसरा जो धाम आता है आपका, वो आता है सकारात्मक माहौल, पॉजिटिव लोगों की संगत। चौथा धाम जो आता है वो आता है आपका गाइड। और 5वां जो धाम आता है वो आता है आपकी ऑथेंटिक बुक्स। और ये 5 धाम की यात्रा जब पूरी करते हो तो आपको प्राप्त होती है, मुक्ति मिलती है, मतलब आप सरकारी नौकरी लगते हो। 5 धाम की यात्रा, मैं एक एक के बारे में अगर आपको बताऊं थोड़ा सा, तो सबसे पहले कोचिंग। जब तक आप पहले धाम में प्रवेश नहीं करोगे तब तक अपन को नौकरी नहीं मिलती, यानी जरूरी है। और ज़्यादातर विद्यार्थी, समस्या ये आ जाती है कि इसी धाम में अटके रहते हैं। आज इस कोचिंग में गए, इसमें पढ़ लिया, और यार वो दूसरी कोचिंग में, चलो उसमें पढ़ते हैं। यानी कोचिंग ही कोचिंग में। एक कोचिंग नाम का वैसे किसी ने कहा है कि एक बहुत बड़ा कीड़ा है ये। अरे भाई, जब एक जगह पढ़ चुके हो, आपको सारा मैटर मिल चुका है, तो जगह जगह जाने की कहाँ जरूरत पड़ती है। कीड़ा है ये। बड़े नाम पे चले जाओगे, बड़ी बीमारी बताओगे, बड़े पैसे लग जाएंगे। छोटी बीमारी बताओगे, कम पैसे लग जाएंगे।
लेकिन 60% विद्यार्थी इस पहले धाम में चक्कर काटते रहते हैं, इधर गए उधर गए इधर गए, 2-3 साल बिगाड़ दिया, उसके बाद फ्री। तो इससे धाम से अपन को जितना हो सके जल्दी निकलना है। साथ के साथ दूसरी धाम नोट्स, यह बड़ी बला है। और कोचिंग वालों नोट्स कौन दियो, तू बिग का नोट्स ले रहा। और ये देखा है मैंने खूब, टोंक फाटक पे दुनिया भर की कोचिंगों के सेट बने हुए, बंडल, दुनिया भर से लुटाखोज चल रही है। क्यों? नोट्स का मतलब जानते हो क्या इन चीज का? नोट्स का मतलब है जो टीचर आपको पढ़ा रहा है, उन टीचर के द्वारा पढ़ाए हुए अपने हाथ से लिखिए डाटा, उनको नोट्स बोलते हैं। साथ के साथ उसके साथ 4 लाइनें और छोड़ दीजिए, 2 पेज छोड़ दो, 5 पेज छोड़ दो, कुछ नई चीजें मिलती है तो वो उसमें जोड़ते जाओ, तब जाके अपना नोट्स तैयार होते हैं। तो कोचिंग की मदद से आप अपने आप नोट्स बनाते हो, तब जाके वो नोट्स कहलाते हैं। दुकानों से फालतू के बंडल खरीदने का कोई मतलब नहीं है। इसके बाद में तीसरा धाम, सकारात्मक माहौल। जब तक आप सपोजली कोचिंग तैयारी नौकरी जो प्राप्त करने की सोच रखी है वो है आपकी आरएस, कि आरएस बनना चाहते हो, फर्स्ट ग्रेड बनना चाहते हो, लेकिन आपकी संगत, आपका माहौल तो ऐसा है कि पूरे दिन चाय के ठेले पे बैठे रहते हो। फ्रेंड सर्किल ऐसी है, आप आरएस की तैयारी कर रहे हो, फ्रेंड सर्किल ऐसा है जिसको अच्छे से हिंदी बोलना नहीं आती है। क्या वो आपको नौकरी तक ले जाने में मदद कर सकता है? नहीं, वो आपको डिस्टर्ब ही करेगा। तो अच्छे लोगों की संगत करना जरूरी है। इसके बाद में गाइड, जिस चीज की आप तैयारी कर रहे हो उस चीज के पाठ्यक्रम के अनुसार कोई एक गाइड ले लीजिए, एक पढ़ लीजिए, 2, लेकिन उनको पढ़ना है। रट्टे मारो चाहे श्याम दाम दंड भेद, कैसे भी करके वो गाइड 100% आपकी तैयार हो जानी चाहिए। उसके बाद में आता है ऑथेंटिक पर्टिकुलर राइटरों की बुक। तो जब ये 4 धाम पूरे हो जाते हैं तो 5वां धाम में तो अपने आप लोगों का लगाव होने लगता है कि अब मुझे उसकी किताब पढ़नी है, अब मुझे जीके के लिए कहें तो पनोरमा लेनी है, मुझे उन टीचर की क्लास लेनी, उन टीचर की किताब पढ़नी है। तो वो ये 4 स्टेप आप प्रॉपर करते हो तो वहाँ तक अपने आप ही पहुँच जाते हो। और जब यहाँ तक आपका इंटरेस्ट बढ़ गया तो ये समझो नौकरी आपके हाथ में होगी, कोई रोकने वाला नहीं। तो इस धरती पे, इस समाज में सबसे सुंदर खूबसूरत जो कोई है तो वो है नौकरी। बोलते हैं लोग कि वो लड़का सुंदर है, वो लड़की सुंदर है। नहीं, कोई लड़का सुंदर नहीं, कोई लड़की नहीं सुंदर, खूबसूरत और सुंदर तो भाई नौकरी है। यकीन नहीं होता तो आपको एक एग्जाम्पल दूं मैं। अगर आपका ही बेरोजगार हो, आवारा घूम रहे हो और आपका रिश्ता आ जाता है किसी फर्स्ट ग्रेड मैडम के संग, क्या आप उस लड़की को देखने जाओगे? फर्स्ट ग्रेड का नाम सुनते कि कर दो बढ़िया है, सुंदरी है। और अगर वही रिश्ता आरएस या आईएएस का किसी का आ जाता है तो घर वाले तक देखने नहीं जाएंगे, अरे सब कुछ बढ़िया है, कोई दिक्कत ही नहीं। तो सुंदर लड़का या लड़की नहीं होती, सुंदर खूबसूरत तो कौन होती है भाई? नौकरी होती है। और ये चीजें तभी पॉसिबल है, कुछ इस तरीके से माहौल बनाओ, अपने आप में एक जिद पैदा करो कि मुझे नौकरी प्राप्त करनी है, मुझे मेरी मंजिल हासिल करनी है, तो ही जाके वो चीजें पॉसिबल हैं। और किताबों से इतना लगाव कर लो कि बस मेरी जिंदगी का हिस्सा ही किताबें हैं, कुछ भी नहीं मेरी जिंदगी में सिवा किताबों के। जब तुम आओगे तो मुझे बदला हुआ ही पाओगे। तुम्हारी ख्वाहिश थी मेरा कमरा सजाने की, लेकिन मेरे कमरे में सिवा किताबों के कुछ नहीं, बस चारों ओर किताबें ही किताबें हैं। तो सबसे मेन किताबें, गाइड, नोट्स, कोचिंग का मैटर, सकारात्मक माहौल, ये सब कुछ अगर आपके पास है
तो नौकरी आपके हाथ में है, वो मंजिल आपके हाथ में है। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। हे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो आज केवल अपन बात कर रहे थे पाठ्यक्रम को लेकर, जिसके बारे में अपन ने चर्चा की है। तो किसी भी चीज की आप तैयारी कर रहे हो, सबसे मेन जरूरी होता है उसका पाठ्यक्रम क्या है, उसका सिलेबस क्या है, किस तरीके से अपन उसको तैयार करें। उसके लिए आपकी एक रूपरेखा होनी चाहिए, जिसको लेकर अपन ने हल्की सी आज चर्चा की है। अब उसी चर्चा को मजबूत बनाने के लिए तमाम भारतीय प्रतियोगी विद्यार्थियों की मदद के लिए जो मेरे से योगदान होगा, और उन विद्यार्थियों के लिए जो कुछ पॉइंटों से रहने वाली घटना में रहते हैं और एक एक दो दो क्वेश्चन की वजह से रह जाते हैं, वहां मैं उनकी मदद करूंगा। मैं इंजीनियर मुकेश जाखड़ उनकी मदद करूंगा और उनका रीजनिंग का 100% पेपर क्लियर हो, उसकी मैं कामना भी करता हूं। और उसकी योगदान में जो मैक्सिमम यूं कहें कि मदद होगी, वो भी की जाएगी। तो अब अपन आते हैं आपके सामने रीजनिंग का एक स्पेशल बैच लेकर। तब तक नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।